नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए राजस्थान का जो नया भूगोल है उसकी नेक्स्ट जो क्लास है वो लेके आए हैं। आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर आपको राजस्थान की जो कला संस्कृति है, राजस्थान का जो नया भूगोल है उसकी रेगुलर जो क्लासें हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही हैं। तो चैनल से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्र गणों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। राजस्थान का जो नया भूगोल है उस नए भूगोल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले जो पार्ट था उस पार्ट के अंदर हमने ये चर्चा की थी कि राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसका विहंगम परिदृश्य से देखा था कि किन किन विद्वानों के द्वारा क्या है राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया था। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तो डॉक्टर BC मिश्रा के द्वारा सन 1967-68 के अंदर क्या किया जाता है, राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो विद्वान आता है वो आता है प्रोफेसर रामलोचन सिंह, उसके द्वारा सन 1974 के अंदर क्या किया जाता है, सन 1973 के अंदर क्या किया जाता है, राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो आगे जो हम अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान के अंदर जो राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर AK तिवारी। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर AK तिवारी के द्वारा जो आपको भौतिक जो वर्गीकरण दिया गया है वो वर्तमान के अंदर आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि राजस्थान को 4 भौतिक भागों के अंदर एक बांटा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोफेसर AK तिवारी वह दूसरा जो व्यक्ति था, विद्वान था, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा। उन भौतिक प्रदेशों के हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। पहला जो भौतिक प्रदेश था उस भौतिक प्रदेश का नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भौतिक भाग था उसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो भाग था उसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और तीसरा जो भाग था चौथा जो भाग था उसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो वर्गीकरण किया गया ये सन 1994 में किया जाता है। कब किया जाता है? सन 1994 के अंदर किया जाता है। किसके द्वारा? तो आपको पूछ लिया जाए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये जो वर्गीकरण है ये किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया या किनके द्वारा दिया गया वर्गीकरण? तो प्रोफेसर AK तिवारी एंड डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा सन 1994 के अंदर क्या किया जाता है, ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान में 100%, राजस्थान में क्या है 100% जो भाग है उस भाग का कितना प्रतिशत है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो अपने पास रखता है। तो हम बात करेंगे तो 61.11% पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपने पास रखता है। जनसंख्या की हम बात करते हैं तो 40% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है, निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% भाग अपने पास रखता है और 10% यहाँ पर क्या रहती है, जनसंख्या रहती है।
यानी जनसंख्या घनत्व 10% है और ये अपने पास भाग कितना रखता है, 9% रखता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो 23% भाग अपने पास रखता है और 39% यहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करेंगे तो 6.89% भाग अपने पास में रखता है और 11% यहाँ पर क्या है, जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। तो देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के अंदर 100% भाग का 61.11% भाग रखता है। यहाँ पर 40% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% और 10% क्या है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। प्रदेश ये है, हम इन आंकड़ों की बात करेंगे तो 10% जो जनसंख्या है वो क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो 23% भाग के ऊपर है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 39% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की अगर हम बात करना चाहेंगे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% भाग के ऊपर और यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 11% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अब देखो चर्चा कर लेते हैं पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की 61.11% भाग अपने पास रखता है और यहाँ पर 40% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। फिर इसकी चर्चा करेंगे, देखो यहाँ पर भाग तो क्या है, कम है, यानी जो भाग है वो तो कम है, पर यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ से अनेक जो नदियां हैं वो क्या होती है, प्रवाहित होती हैं। कृषि के लिए क्या है, यहाँ पर जो मैदानी भाग है और कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त यहाँ पर क्या है, मिट्टी यानी उपजाऊ जो मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए 23% भाग के ऊपर कितनी, 39% क्या है, जनसंख्या निवास करती है, यानी 39% क्या है, जनसंख्या घनत्व है। किसके कारण है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं पाई जाती हैं, यानी पानी की जो है वो अच्छी सुविधा है सिंचाई करने के लिए, कृषि के लिए क्या है, भूमि है वो क्या है, यहाँ पर आसानी से क्या उपलब्ध हो जाती है और यहाँ क्या है, यहाँ मिट्टी है वो भी क्या है, उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। यहाँ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो 40% जनसंख्या है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान कौन सा, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार का मरुस्थल जो क्या है, भारत के अंदर है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर भी है, दो देशों के अंदर फैला हुआ है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान, ठीक है, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला रेगिस्तान, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्या है, रेगिस्तान है। तो सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्या है, ये रेगिस्तान है। कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो आपको पता है वर्षा होती है, तो वर्षा होने के साथ ही क्या यहाँ पर भूमि भी क्या है, उपलब्ध हो जाती है व्यक्तियों को कृषि करने के लिए, अपना निवास स्थान बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पर 40% जनसंख्या क्या है, निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या के बारे में और सर्वाधिक जैव विविधता के बारे में आगे क्या है, हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो प्रोफेसर A.K. तिवारी एंड डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा जो बताई गई जो भाग हैं, जो भौतिक प्रदेश हैं 4, इन चारों में से पहले हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि हमें सारी जो ये बातें हैं
ये गहराई तक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, तो आपका क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि अगर शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। हम आज चर्चा करने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर। तो यहां पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अगर हम जानेंगे तो पहले हमें थार के मरुस्थल के बारे में जानना पड़ेगा। अब थार के मरुस्थल के बारे में जानेंगे तो विश्व के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, फिर भारत के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, और फिर राजस्थान के संदर्भ में हम थार के मरुस्थल की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूं आपको, विश्व के संदर्भ में चर्चा करेंगे, इसके बाद हम भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे, इसके बाद राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यानी विश्व में जो थार का मरुस्थल है वो किस प्रकार से है, ठीक है, भारत में जो थार के मरुस्थल का जो फैलाव है वो किस प्रकार से है, और राजस्थान में थार के मरुस्थल का जो फैलाव है वो किस प्रकार से है, ये आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो विश्व के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो देखो, विश्व के संदर्भ में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले विश्व के संदर्भ में हम चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे तो इस प्रकार से हम एक छोटा सा विश्व का क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से मैप बना लेते हैं। ये भाग मैंने बना दिए हैं, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो कटा फटा भाग है यहां से इस प्रकार से, इस प्रकार से कुछ हम मान सकते हैं, ठीक है। तो विश्व के संदर्भ में हम अगर चर्चा करेंगे तो यहां लिख देता हूं, विश्व के संदर्भ में। अब विश्व के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर, तो विश्व के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि थार का मरुस्थल है वो ग्रेट पैलियो आर्कटिक, यानी उत्पत्ति की बात करें हम, ग्रेट पैलियो आर्कटिक, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है। यानी इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका के पूर्वी भाग से इस थार के मरुस्थल की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है। देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक है क्या, ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक ये बला क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो जैव भूखंड है, जो हमारे जो 8 बड़े जैव भूखंड हैं, उन 8 बड़े जैव भूखंडों में से ये जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक है ये क्या है, ये एक भूखंड उनमें से है। तो उसी का क्या है, अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वो क्या है, उस अफ्रीका के पूर्वी भाग से क्या हुआ है, हमारी जो थार है, इस थार के मरुस्थल की क्या हुई है, उत्पत्ति मानी जाती है। यानी ये जो भाग है इसकी बात करेंगे। अब ये जो भाग है यहाँ पर हम बात करते हैं, ये अफ्रीका का भाग है, जो मैं यहाँ पर लाइन कर रहा हूँ, यहाँ ये जो लाइन है अफ्रीका का भाग है। इसके बाद अफ्रीका के बाद हम आगे चलेंगे तो आगे एशिया का भाग आ जाता है यहाँ पर, ये जो एशिया का भाग है यहाँ तक इस प्रकार से। इसके बाद ऊपर चलेंगे तो ऊपर हम बात करेंगे चीन, चीन के अंदर चीन का जो मरुस्थल है, जो ठंडा मरुस्थल है। इसके बाद चीन और मंगोलिया के ऊपर है, मंगोलिया का जो बॉर्डर है यहाँ पर, इस मंगोलिया के बॉर्डर पे जो मंगोलिया, ठीक है, का मरुस्थल है। इसके बाद हम बात करेंगे
तो यहाँ पर आ गया अफ्रीका के अंदर हमने बात कर ली सहारा का मरुस्थल। तो यहाँ पर ये जो मरुस्थल हैं इराक ईरान वाले जो यहाँ पर पड़ते हैं, ये क्या है, ये गर्म मरुस्थल है, जबकि चीन के अंदर जो मरुस्थल है वो क्या है, ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो अफ्रीका का जो मरुस्थल पाया जाता है ये सहारा का मरुस्थल, ये कुछ मरुस्थल ऐसे हैं जो गर्म मरुस्थल हैं, जबकि आप चीन और मंगोलिया के बॉर्डर के ऊपर जाओगे तो मंगोलिया का जो मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन के अंदर जो मरुस्थल हैं वो क्या है, कुछ ठंडे मरुस्थल हैं। ठीक है, अब ग्रेट पैलियो आर्कटिक क्या है, अफ्रीका का पूर्वी भाग, थार का मरुस्थल। अब आपको पता है कि हम संसार के अंदर अगर चर्चा करना चाहेंगे तो एक बार मैं आपको यहाँ पर इसके अंदर मैप के अंदर दिखा देता हूँ। मैप के अंदर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार आप इसको देखें। अब हम चर्चा कर लेते हैं। देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, वर्ल्ड का जो मैप है, इस मैप के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो अब आप ये कहोगे कि कहाँ तो थार का मरुस्थल है, ठीक है, जो अर्बन जो मरुस्थल है, जो अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका का मरुस्थल की हम बात करेंगे, ये जो भाग है ये देखो यहाँ पर सहारा का मरुस्थल, कहाँ सहारा का मरुस्थल और कहाँ थार का मरुस्थल, कहाँ तो सहारा का मरुस्थल और कहाँ थार का मरुस्थल। तो अफ्रीका का पूर्वी भाग थार का मरुस्थल, यानी इसका जो उत्पत्ति है वो यहाँ से इस अफ्रीका के पूर्वी भाग से क्या मानी जाती है। तो आप यहाँ देखोगे ये जो 1 नंबर है ये तो क्या है, सहारा का मरुस्थल है, और ये 2 नंबर है ये क्या है, आपका थार का मरुस्थल है। तो आप ये कहो, ये सोचोगे कि सर सहारा का मरुस्थल तो यहाँ पर है और ये थार का मरुस्थल यहाँ पर, किस प्रकार से, इनका संबंध किस प्रकार से हुआ, इनका क्या है संबंध है वो किस प्रकार से हुआ। तो इसका संबंध भी क्या है आपको बताएंगे, किस प्रकार से इनका संबंध है। तो इसका संबंध बताते हैं, देखो आपको किस प्रकार से है। अफ्रीका का पूर्वी भाग है और आगे हम विस्तारित रूप से अगर बात करेंगे तो इसका विस्तार मानसूनी मानसूनी जो पवन है, इस मानसूनी पवनों के द्वारा क्या हुआ है, इस थार के मरुस्थल का आगे की तरफ क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। मानसूनी शब्द की हम बात करेंगे तो मानसूनी शब्द आपको पता है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब अरबी भाषा का शब्द है तो आपको पता है कि अरब की तरफ से हम बात करेंगे तो अरब सागर हो गया, जो हमारे भारत के अंदर अगर हम मानसून की बात करते तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जो हिंद महासागर के क्या भाग है, उन दोनों से क्या आता है, जो मानसून है वो क्या है, भारत के अंदर आता है। तो हम बात करेंगे मानसूनी जो शब्द है वो किसका है, अरबी भाषा का है। तो मानसूनी शब्द अरबी भाषा का है, तो अरब से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं वो क्या है, वो क्या करती हैं, इसको जैसे कि हम बात करते हैं, ये मानसूनी पवनें चल रही हैं, इस प्रकार से चल रही हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ चलती ये राजस्थान के अंदर पहुंचती है और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला क्या कर लेती है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला इन मानसूनी पवनों को रोक लेती है। तो ये अपने साथ में मिट्टी उड़ा के लेके जाती है, तो ये मिट्टी है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला के यहाँ इस भाग के अंदर क्या जमा होकर रह जाती है, आगे की तरफ नहीं जाती है। अगर मान लो ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर नहीं होती तो थार के मरुस्थल का आगे भी क्या होता, विस्तार होता, आगे भी क्या है, विस्तार होता, फैलाव होता। किस प्रकार से होता, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ नहीं होती तो थार का मरुस्थल आगे की तरफ जाता, और इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड काम में लिया जाता है, रेगिस्तान का मार्च, यानी रेगिस्तान है वो आगे की तरफ बढ़ता। और भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर क्या है, रेगिस्तान का फैलाव हो जाता। जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में आगे बात करेंगे हम हरियाणा है, हरियाणा के बाद जो मध्य प्रदेश है, इन भागों के अंदर क्या है, ये जो रेगिस्तान है इसका क्या है, फैलाव हो जाता।
तो इस प्रकार से क्या है, रेगिस्तान के मार्च को रोकने का जो कार्य करती है, यानी आगे बढ़ने का जो कार्य करती है, वो क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। मानसूनी जो पवनें हैं वो तो क्या है, आज भी चल रही हैं। मानसूनी पवनें हैं वो क्या है, आज भी चल रही हैं, और ये अपने साथ में कुछ वर्षा भी लेके आती हैं। ये अपने साथ में क्या है, कुछ वर्षा भी लेके आती हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इसके बाद हम चर्चा करना चाहेंगे इसका विस्तार किससे हो रहा है, तो मानसूनी पवनों से क्या है, इसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता है वो इस मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। अब देखो जैव विविधता क्या होती है, यानी जैव विविधता का मतलब ये होता है कि वहां पर मनुष्य भी निवास कर रहे हैं। वहां पर क्या है, जैसे 10 प्रकार के क्या है, पक्षी पाए जा रहे हैं। उसके बाद 15 प्रकार के क्या है, वहां पर जीव जंतु है वो पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मिलाकर क्या है, वो जैव विविधता वाला क्षेत्र बन जाता है। और हम बात करेंगे जैव विविधता की, तो हमारे आसपास तो क्या है, हम कुछ ही पशु पक्षियों को या जानवरों को क्या पहचानते हैं, वनस्पतियों को पहचानते हैं। जबकि हम हिमालय की बात कर लें, तो हिमालय की हम अगर बात करेंगे तो वहां पर 75,000 प्रकार की क्या है, वनस्पतियों के प्रकार पाए जाते हैं। हमने तो एक दो के नाम नहीं सुने, 75,000 तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, 75,000 तो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। हम तो एक दो के भी नाम नहीं बता सकते। और अगर हमें जीव जंतु की या पशु पक्षियों की जो प्रजाति है उनके बारे में, तो वहां पर 25,000 प्रकार की जो प्रजातियां वो पाई जाती हैं। अगर हम सिर्फ एक दो प्रजाति के नाम पूछ ले तो हम तो क्या है, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, खरगोश, इसके बाद कोयल, तोता। तो इस प्रकार से यहां तक कि फिर क्या है, ऐसे सोच कर बोलना पड़ता है, सोच कर क्या है, बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या है, जैव विविधता वाला क्या है, और ज्यादा अगर मान लो कि प्रजातियां या वनस्पतियां पाई जाती हैं तो उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्या है, ये मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला। और सर्वाधिक क्या है, यहाँ पर जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, फिर से देखो, विश्व के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका का क्या है, पूर्वी भाग है, थार का मरुस्थल। यानी इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका के पूर्वी भाग से इसकी क्या है, उत्पत्ति मानी जाती है। अब मैंने यहाँ पर एक नक्शा बना के दिखाया, तो यहाँ पर जो अफ्रीका का भाग है जिसके अंदर क्या है, सहारा का मरुस्थल है, इराक ईरान के क्षेत्र के अंदर जो मरुस्थल है, इसके बाद चीन के क्षेत्र के अंदर जो मरुस्थल पाया जाता है, इसके बाद ऊपर का ये जो बॉर्डर है ये क्या है, चीन और मंगोलिया का, यानी मंगोलिया का जो क्षेत्र है इसके अंदर जो रेगिस्तान है मंगोलिया का। तो ये जो भाग है चीन और ये जो ऊपर वाला जो भाग है, ये इसके अंदर ठंडे मरुस्थल है, जबकि ये क्या है, सहारा का मरुस्थल। और ये इराक और ईरान जो एशिया वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या है, ये दोनों मरुस्थल क्या है, गर्म मरुस्थल हैं। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, तो आगे बात कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं यहाँ से ताकि आपको सही से समझ में आ जाए सारी बातें। तो कॉन्सेप्ट के साथ में हम पढ़ रहे हैं, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि अगर शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, तो टेथिस सागर से क्या है, टेथिस सागर से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति मानी जाती है। कि टेथिस सागर की जब भूसन्नति हुई, टेथिस सागर की जब भूसन्नति होती है तो उस भूसन्नति के द्वारा क्या है, इसे थार के मरुस्थल का क्या है, निर्माण हुआ था। काल की अगर हम बात करेंगे तो प्लेस्टोसीन काल के अंदर, प्लेस्टोसीन काल में क्या है, इस थार के मरुस्थल की क्या है, उत्पत्ति हुई थी। प्लेस्टोसीन काल की अगर हम बात करेंगे तो प्लेस्टोसीन काल के अंदर क्या है, इस थार के मरुस्थल की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, टेथिस सागर के समय ही जब यहाँ पर
अनेक जो चट्टानें हैं, चट्टानें एक दूसरे से जब टकराती हैं तब जुरासिक काल के यहाँ पर क्या है अवशेष प्राप्त होते हैं। जुरासिक काल के यहाँ पर अवशेष मिलते हैं इन चट्टानों के अंदर। आगनी जो चट्टान है इनके अंदर क्या है जुरासिक काल के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खनिज भी आपको क्या है प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला। राजस्थान के अंदर हम बात कर लेते हैं तो लिग्नाइट कोयला, ठीक है, खनिज तेल हो गया, ठीक है, प्राकृतिक हम बात करेंगे कोयला हो गया, इसके बाद खनिज के अंदर बात करेंगे तो तेल हो गया, ठीक है। और भी जो खनिज है वो यहाँ से क्या हुए हैं प्राप्त हुए हैं। तो जुरासिक काल के अंदर क्या है ये प्राप्त हुए हैं हमें। प्लेस्टोसीन काल के अंदर क्या है इसका निर्माण हुआ था। अब इसके अंदर हम बात करेंगे तो ये कितने देशों के अंदर पाया जाता है, तो हम बात करते हैं 2 देशों के अंदर पाया जाता है, भारत व पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान दो देशों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। थार के मरुस्थल का क्या है विस्तार है। तो इसको भारत में थार का मरुस्थल कहा जाता है, थार का मरुस्थल। और पाकिस्तान की हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर इसे चेलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है चेलिस्तान कहा जाता है। तो एक बार फिर से देखें, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका का क्या है पूर्वी भाग माना जाता है। इसका जो विस्तार है वो मानसूनी पवनों के द्वारा हुआ था, ठीक है। जब मानसूनी पवनें आती हैं अरबी क्षेत्रों को पार करके आगे की तरफ, तब मानसूनी पवनें हैं वो आगे की तरफ क्या इसको लेके जाती हैं। इसलिए इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज में लिया जाता है जिसको रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। मार्च का मतलब आगे बढ़ना, मार्च का मतलब क्या होता है आगे बढ़ना। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। 33 सागर का अवशेष माना जाता है थार का मरुस्थल। प्लेस्टोसीन काल में इसका क्या है निर्माण हुआ था। जुरासिक काल के यहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज हैं वो भी पाए गए हैं, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक तेल है, ठीक है। भारत यानी 2 देशों के अंदर पाकिस्तान, 2 देशों के अंदर भारत और पाकिस्तान के अंदर ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भारत के अंदर किस नाम से जाना जाता है थार का मरुस्थल, जबकि पाकिस्तान के अंदर किस नाम से जाना जाता है चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे चर्चा करते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। विश्व के संदर्भ में हमने चर्चा कर ली है। अब आगे हम चर्चा करते हैं भारत के संदर्भ में। ये विश्व के संदर्भ में चर्चा थी, अब आगे हम चर्चा करेंगे भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें आप, और शुरू से लेकर क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम सारी जो बातें हैं वो आज करने वाले हैं आपके साथ। अब आगे हम चर्चा करेंगे भारत के संदर्भ में, यानी भारत के संदर्भ में जो स्थिति है वो किस प्रकार से। तो भारत के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो भारत के संदर्भ में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो भारत के संदर्भ में अगर हम चर्चा कर लेते हैं, भारत में इसके भाग की बात करेंगे तो भारत के अंदर 52 से लेकर 56% भाग, 52 से 56% भाग के ऊपर क्या है ये जो थार का मरुस्थल है ये फैला हुआ है। अब 52 या 56 तो इनमें से एक क्यों नहीं है, 52 से 56 ये 2 आंकड़े क्यों हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि मरुस्थल का जो विस्तार है आगे की तरफ मार्च होता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो हम इसे 52 से लेकर, ये फिक्स नहीं है, ये क्या है फिक्स नहीं है, रेगिस्तान है वो आगे मार्च करता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए क्या है 52 से 56%।
ठीक है। विश्व का कितना प्रतिशत भारत के अंदर है, तो 52 से 56% है। ये विश्व का भारत के अंदर क्या है, हिस्सा है थार के मरुस्थल का। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि भारत के कितने राज्यों के अंदर है थार के मरुस्थल का विस्तार है। तो मैं पहले बात कर लेता हूं राजस्थान के बाद में मैं बात करूंगा राजस्थान, इसके बाद में हरियाणा, पंजाब की बात कर लेते हैं। राजस्थान, पंजाब के बाद में गुजरात, और गुजरात के बाद में हरियाणा। राजस्थान में सबसे ज्यादा है, जबकि हरियाणा में क्या है, कम है। यानी आपको ये पूछ लिया जाए कि थार के मरुस्थल का विस्तार है वो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। और किस राज्य में कम है, तो हरियाणा में क्या है, सबसे कम है। बात कर लेते हैं ये 52 से लेकर क्या है, 52 से लेकर 56% भाग के ऊपर क्या है, फैला हुआ है। ठीक है। आप गुजरात की हम बात करेंगे तो गुजरात के अंदर क्या है, गुजरात के अंदर भी फैला हुआ है, पंजाब के अंदर भी फैला हुआ है, और राजस्थान के अंदर भी क्या है, थार के मरुस्थल का विस्तार है। हरियाणा में भी है। तो अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम है हरियाणा के अंदर। और सर्वाधिक पूछा जाए, तो सर्वाधिक कहां पर है, राजस्थान में। ठीक है। और भाग की हम बात करेंगे तो 52 से लेकर 56% भाग है वो विश्व का कितना प्रतिशत भाग है भारत के अंदर, तो आपसे पूछे क्वेश्चन, तो 52 से 56% भाग है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। किसका, थार के मरुस्थल का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये किसका है, विश्व का 52 से लेकर 56% भाग है वो भारत के अंदर पाया जाता है। किसका, थार के मरुस्थल का। ठीक है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। सर्वाधिक की बात करें राजस्थान, न्यूनतम की बात करें हरियाणा। तो इससे आगे हम राजस्थान की चर्चा करेंगे जो अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर सारी चर्चाएं वो आपके साथ में की गई है। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर शेयर करें, ताकि अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस क्लास का फायदा है वो मिल सके। धन्यवाद।